मैं डॉक्टर सुमित्रा शर्मा, सहाचार्य संस्कृत, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर, बीए भाग तृतीय के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ये आज का हमारा वीडियो है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी प्रथम प्रश्न पत्र में कुमार संभवम पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ कर रखा है। इसके प्रथम सर्ग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आजकल, और लगभग 5 श्लोक हम लोग पढ़ चुके थे। अब मैं उसके आगे छठा श्लोक से अपन आज का अध्ययन शुरू करते हैं। पदम तुषार श्रुति धौत रक्तम यस्मिन्न दृष्ट्वापि हतद्वीपानां विदन्ति मार्गम नखरंध्र मुक्तैर मुक्ता फले केसरिणाम किरातः। हिमालय का वर्णन चल रहा है। आप लोगों ने पीछे वाले श्लोकों में, मैं सोचती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, और टेक्स्ट भी मैंने साथ में लगाया है कि आप लोगों को श्लोक को देखने में सुविधा हो जाए। तो इस श्लोक में भी क्या बता रहे हैं कि यस्मिन माने जिस हिमालय पर, किरातः किरात लोग, तुषार श्रुति धौत रक्तम बर्फ के पिघलने से धुल गए हैं पदचिन्ह जिनके, ऐसे हत द्वीपानाम द्वीपों को, हाथियों को मारने वाले, केसरिणाम सिंहों के, मार्गम विदंती मार्ग को जान जाते हैं। कैसे? नखरंध्र मुक्तैर मुक्ता फले, नाखूनों के रंध्रों में से निकले हुए मुक्ता फले माने मोतियों के द्वारा। मोती कहाँ से आए? हत द्वीपानाम, जो हाथियों को मारा सिंह ने, केसरी ने, सिंह ने, तो उसके नाखूनों में उसके गज मोती जो होते हैं, वो मोती उसके नाखूनों में फंस गए। और फिर बाद में वो जो है यूं पैर रख करके वो जब जा रहे हैं सिंह, तो उनके पदचिन्ह तो धुल गए। कैसे धुल गए? बर्फ पिघल गई। तुषार श्रुति धौत रक्तम, रक्त भी उनके सने हुए लगा हुआ था क्योंकि हाथी को मारा है उसने। तो कपोल स्थल पे जो उसके लगे हुए थे मुक्ता वगैरह, उन मुक्ता फलों के सहित ही उसने अपने पंजे को जैसे बर्फ के ऊपर रखा। बर्फ ही बर्फ है वहां पर हिमालय पर। तो बर्फ पिघलने से क्या हुआ कि वो जो रक्त से सना हुआ जो उसका पदचिन्ह था वो तो धुल गया। लेकिन उसके बावजूद भी किरात लोग जो हैं, जो शिकारी लोग हैं, वे उन सिंहों के मार्ग को जान जाते हैं कि सिंह किधर गया होगा। कैसे जान जाते हैं? क्योंकि वो जो उनके नाखूनों में अटके हुए जो मुक्ता फल थे, वो मोती जगह जगह पर पड़े हुए हैं, उतनी उतनी दूरी के ऊपर। तो उनसे उसको पता चलता है कि इधर से वह सिंह इधर गया होगा। समझ गए आप लोग? कि तुषार श्रुति धौत रक्तम, बर्फ के पिघलने से जिनका रक्त धुल गया है, ऐसे पदम, ऐसे पदचिन्ह को, यस्मिन न दृष्टवापि, उन पदचिन्ह को न देखते हुए भी किरात लोग, हतद्वीपानाम केसरिणाम, मारे हुए हाथियों वाले सिंहों के, सिंहों ने जिन हाथियों को मारा है, ऐसे उन सिंहों के नखरंध्र मुक्ते मुक्ता फले, नाखूनों के रंध्र भागों से निकलकर गिरे हुए मुक्ता फलों के द्वारा, मोतियों के द्वारा, मार्गम विदंती, उनके मार्ग को, केसरियों के, सिंहों के मार्ग को किरात लोग जान जाते हैं। अगला श्लोक है, न्यस्ताक्षरा धातु रसेन यत्र भूर्जत्वच कुंजर बिंदु शोणः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेख क्रियोपभोगम उपयोगम। न्यस्ताक्षरा धातु रसेन यत्र, यत्र माने जहां पर, जिस हिमालय पर, धातु रसेन सिंदूर आदि धातुओं के रस से न्यस्त अक्षरः अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसे कुंजर बिंदु शोणः, कुंजर कहते हैं हाथियों को। हाथियों के जो सूंड होती है उसके ऊपर लाल लाल थोड़े निशान से होते हैं। तो ये वहां पर क्या करती हैं? नीचे वाली पंक्ति में है, विद्याधर सुंदरियां क्या करती हैं? विद्याधरों की सुंदरियां नारियां अनंग लेखम, अनंग लेख क्रिया, प्रेम पत्र लिखने की क्रिया के उपयोग में लाती है। व्रजंती, उनको उपयोग में लाती हैं। किनको? भूर्ज त्वचा, भोज पत्र की छाल को। पहले कागज का जब विकास नहीं हुआ था तो ताड़पत्र की छाल पर, भोजपत्र की छाल पर ये लेखन क्रिया की जाती थी। तो जो भूर्ज त्वचा है, भोजपत्र है, उस भोजपत्र के ऊपर लाल से चकत्ते किस चीज के हुए? धातु रसेन, हिमालय के ऊपर
जो गेरू आदि धातुएं पड़ी रहती हैं, उन धातुओं से विद्याधर सुंदरियां जो हैं वो प्रेम पत्र लिखती हैं। उनकी उपमा किससे दी है कि हाथियों की सूंड के ऊपर भी जो लाल लाल चकत्ते से बने हुए हैं, उनके समान भी भोजपत्र दिखाई देते हैं। जो लाल किससे हो गए? हाथी का रंग और भोज त्वचा का रंग एक सा हो गया। और उधर लाल लाल तो उसमें तो बिंदु है, और इधर लाल लाल कैसे हो गए? ये धातु रस से जो उन विद्याधर सुंदरियों ने जो अंकित किया, जो लेखन क्रिया की, जो प्रेम पत्र लिखा, तो वो उनकी उपमा सटीक बैठती है कि वे उस तरीके के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? श्लोकार्थ हुआ कि जिस हिमालय पर, यत्र माने जिस हिमालय पर सिंदूर आदि धातुओं के रस से क्या हो जाता है? लेख क्रियोपयोगम, लेखन क्रिया का उपयोग करने के कारण हाथी की सूंड पर बने हुए लाल बिंदुओं के समान वर्ण वाले भोजपत्र पर विद्याधर सुंदरियां प्रेम पत्र लिखने के उपयोग में लाती हैं। आगे समझ लो। यह पूरयन कीचक रंध्र भागान, अगला श्लोक है। यह पूरयन कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणाम तान प्रदायित्वमिवोपगंतुम। फिर क्या बताते हैं कि हिमालय जो है वह दरी मुखोत्थेन है। दरी कहते हैं गुफा को, उसके गुफा रूपी मुख, हिमालय पूरा है, उस हिमालय का मुख क्या है? जो उसमें गुफा बनी हुई है। गुफा आप जानते हैं, बाहर से उसका जो मुख जैसा लगता है, अंदर तो उसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भी हो सकता है। कई लोग पूरा एक घर भी बना लेते हैं, जैसे बाली की गुफा थी, उसमें उसने पूरा अपना साम्राज्य ही बनाया हुआ था। तो हिमालय की जो गुफा रूपी जो उसका मुख है, उसके अग्रभाग उसका मुख जैसा लगता है। तो उसमें उससे दरी मुखोत्थेन समीरणेन, उसके गुफा रूपी मुख से निकलने वाली समीरण माने वायु से, कीचक रंध्र भागान पूरयन, जो वहां पर बांस खड़े हुए हैं हिमालय के ऊपर, उन बांसों में के छिद्रों में मानो हवा भरता हुआ वह उद्गास्यताम इच्छति किन्नराणाम, गाने की इच्छा रखने वाले किन्नरों को तान प्रदायित्वम इव उपगंतुम इच्छति, मानो गाते हुए उन किन्नरों को तान देता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह तान देना चाह रहा है उनको। क्या बताना चाहते हैं कवि? कि वहां पर हिमालय के ऊपर बांस भी बहुत सारे हैं, तो बांस भी हवा से क्या है, जब हिलते हैं तो उनके जो छिद्र हुए हैं, उन छिद्रों में से बांसुरी की सी आवाज निकलती है। बांसुरी किसे कहते हैं? बांस के ऊपर एक सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसमें क्या होता है, छिद्र किए हुए होते हैं, और उसको उसी तरीके से जब कलाकार बजाता है तो उसमें से विभिन्न प्रकार के राग निकलती हैं, ध्वनियां निकलती हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कवि कि उस हिमालय पर जब हवा चलती है तो हवा कौन भर रहा है? उस गुफा में से जो निकलने वाली हवा है, उससे उन बांसों में जब हवा लगती है, बांसों के छिद्रों में जब हवा लगती है तो बड़ी अच्छी सी आवाज आती है। तो कवि ने क्या रूपक बांधा है? तो कवि कहता है कि हिमालय जो है वह अपने गुफा रूपी मुख से उन कीचकों में, उन बांसों में के छिद्रों में हवा देता हुआ, समीरणेन हवा देता हुआ, मानो जो किन्नर लोग गा रहे हैं, गाना बजाना उन लोगों का मुख्य कर्म होता है गंधर्वों का, तो वो जो गाना बजाना कर रहे हैं हिमालय पर रहने वाले गंधर्व लोग, उनको तान देने की इच्छा करते हुए से प्रतीत होता है। कौन? हिमालय अपने गुफा रूपी मुख से हवा दे रहा है बांसों में और तान दे रहा है गाते हुए किन्नरों। आगे चलते हैं। कपोल कंडुः करिभिर विनेतुम विघट्टिता नाम सरल द्रुमाणाम यत्र स्नुत क्षीरतया प्रसूत है सानूनि गंध है सुरभि करोति। कपोल कंडुः करिभिर विनेतुम, करिभि माने हाथियों के द्वारा, कपोल स्थल पर चलने वाली, कंडु माने खुजली को, विनेतु माने मिटाने के लिए। हाथियों के कपोल स्थल पर जब खुजली चलती है तो उसको मिटाने के लिए वो क्या करते हैं? वहां पर जो पेड़ खड़े हुए होते हैं उनसे वे रगड़ खाते हैं तो उनकी खुजली हो जाती है, उससे खुजली दूर हो जाती है। तो यहाँ कौन से पेड़ों की बात करते हैं कभी? सरल द्रुमाणाम, जो सरल वृक्ष हैं। सरल एक प्रकार के वृक्ष होते हैं, जैसे अपने नीम के, बिल्व के, इस तरीके के बहुत सारे वृक्ष
उसी तरीके से होता है सरल का वृक्ष। तो सरल द्रुमाणाम, सरल वृक्षों के क्या हुआ, खुजली मिटाने के लिए जब वो विघटित हुए, वो जब छिल गए, जोर से रगड़ खाई हाथी ने, तो उसकी छाल जो है वो क्या हुई, थोड़ी सी छिल गई। तो पेड़ की छाल छिलने से क्या हुआ कि उसमें से श्रुत क्षीरतया, उसमें से जो क्षीर माने जो दूध जैसा उसका तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ जो निकला, उससे सानोनी गंध सुरभि करोती, उससे सानोनी क्या है, शिलाएं, शिलाओं को सुरभि करोती, सुगंधित कर देती है। कौन, गंध है। प्रसूतो उत्पन्न हुई। कहाँ से उत्पन्न हुई, वो जो सरल वृक्ष के रगड़ लगने से जो दूध टपका, उस दूध में से जो सुगंध निकली, वो सुगंध जो है वो वहां की शिलाओं को सुगंधित कर रही है। अर्थात उन सरल वृक्षों के नीचे जो शिलाएं हैं वे बड़ी सुगंधित हो रही हैं। कवि ये कहना चाहते हैं। सुगंधित किससे हुई, सरल द्रुमों के जो श्रुत क्षीरतया, जो दुग्ध क्षरण हो रहा है, चू रहा है, उससे वे क्या हो रही हैं, शिलाएं सुगंधित हो रही हैं। ऊपर वाली पंक्ति का गया कि कपोल कंडू को वे खुजलाने के लिए। ऐसा ही प्रसंग रघुवंश में भी आप लोगों ने अपन ने पढ़ा था, प्रथम वर्ष में जो रघुवंश पढ़ते हुए, उसमें भी इसी प्रकार का वर्णन आया था कि तब वो जो थी कार्तिकेय की माता पार्वती बड़ी दुखी हुई थी जब वो वृक्ष जो थे वे छिल जाते थे खुजली करने से। याद करिए। अस्तु, चलते हैं अगला श्लोक। वनेचराणां वनिता सखानां दरी गृहोत्संग निषक्त भासः भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यां तैलपूरः सुरत प्रदीपः। वनेचराणां वनिता सखानां, यत्र जिस हिमालय पर वनिता सखानां, वनेचरों की जो स्त्रियां हैं, उनके जो मित्र हैं, वनेचर स्त्री पुरुष, उनके दरी गृहोत्संग निषक्त भास है, उनके गुफा रूपी घरों में, दरी गुफा, गुफा रूपी घरों में निषक्त भास है, जो चमकने वाले, भवंत यत्र औषधय है, रजन्याम औषधय है, जो वहां पर चमकने वाली औषधियां हैं, जो रात्रि के प्रकाश में कुछ औषधियां चमकती हैं। आप लोग जानते हैं, रामायण का प्रसंग में आता है कि हनुमान जी जो लाने के लिए गए थे संजीवनी बूटी, तो उन्होंने देखा कि पूरा पहाड़ी जगमग कर रहा था वो तो औषधियों से। अब कौन सी इसमें संजीवनी बूटी हो सकती है, उनके समझ में नहीं आया, और वो पूरा पहाड़ी उठा लाए थे। तो वैसी बात है कि औषधियां कुछ जो रात्रि में चमक रही हैं, वो मानो क्या करिए, सुरत प्रदीपः भवंती, वे उनके रति काल में दीपक का काम करते हैं। वनेचर जो स्त्री पुरुषों का जो मिलन का समय होता है, उस समय हल्की रोशनी किससे हो रही है, औषधियों से। रजन्याम रात्रि में, अतैल पुरः, जो बिना तेल के ही दीपक से जल रही है। अन्यथा अपन दीपक जलाते हैं तो उसमें तेल होता है, बाती होती है, फिर हम उसको जलाते हैं। लेकिन यहाँ पर दीपक का काम कौन कर रही है, औषधियां कर रही हैं, दिव्य औषधियां जो हैं। तो श्लोक का अर्थ होगा कि जहां पर रात्रि में, रजन्याम रात्रि में, दरी गृहोत्संग निषक्त भास है, गुफा रूपी घर में चमकने वाली औषधियां, वनेचराणाम वनिता सखानाम, वहां के वनेचरों के स्त्री पुरुषों के, सुरत प्रदीपः, रति काल में प्रेम वार्तालाप करने के समय में जलाए जाने वाले बिना तेल के दीपक का काम करते हैं। बिना दीपक भवंती माने हो जाते हैं, दीपक हो जाती हैं वो दिव्य औषधियां, रात्रि में उनका प्रकाश इतना फैलता है। आगे चलते हैं। उद्वेजयत्यंगुलिपाशनि भागान मार्गे शिलीभूत हिमेपि यत्र न दुर्वह श्रोणी पयोधरार्ता भिन्दन्ति मंदाम गतिम अश्वमुख्य है। अश्वमुख्य है किन्नर स्त्रियां, कहते हैं कि थोड़ा अश्व जैसा उनकी मुख की आकृति होती है। तो किन्नरों की, ये गंधर्व किन्नर इत्यादि कहते हैं कि ये जमीन पर नहीं रह करके जो उच्च पर्वत श्रृंखला हुआ करती है, पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर निवास करते हैं। तो किन्नर स्त्रियां जो है वो क्या करती हैं, शिलीभूत हिमे,
जो शिला की तरह से हो गई है, बर्फ गिरती रहती है वहां पर, बर्फ जो है वो इतनी कठोर है जैसी शिला होती है। उनके ऊपर जब वो चलती हैं उन मार्ग पर, मार्गे शिलीभूत हिमे, हिमभूत जो शिलाएं हैं, हिम बनी हुई सी जैसे जो शिला बन गई है, ऐसी हिम वाली स्थिति में स्थान पर जब वे किन्नर स्त्रियां चलती हैं तो उद्वेजयति अंगुली पार्श्वनि भागान, उनके उंगलियां और पार्श्वनि भागान माने एड़ियां इत्यादि, वे यत्र माने जहां पर क्या हो जाती हैं, उद्वेजयति अपि, उनके कष्ट की स्थिति में प्राप्त हो जाने पर भी बड़ी गलन वाली स्थिति हो जाती है, अत्यधिक ठंडी बर्फ के ऊपर जब वो चलती हैं तो उनकी उंगलियां और उनके एड़िए वाले भाग जो है वे कष्ट देते वाले होने पर भी वे न दुर्वह श्रोणी पयोधरार्ता, उनकी जो श्रोणी माने कमर वाला भाग और पयोधरों स्तनों वाला भाग भारी होने के कारण से वे न मंदाम गतिम विंदंती, वे मंद गति को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, अर्थात धीरे नहीं चल सकती हैं। किन्नर स्त्रियां यद्यपि उनके बर्फ पर चलने से उंगलियां और एड़ियां दर्द कर रही हैं, तो आदमी थोड़ा तेज चलता है कि चलो जल्दी से दौड़ करके आगे निकल जाते हैं, भाग लेते हैं, थोड़ा सा तेज चल लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तेज नहीं चल पाती हैं। क्यों? उनके दुर्वह श्रोणी पयोधरार्ताम, उनके नितंब और स्तनों के भारी होने के कारण से वे चाह कर भी जल्दी नहीं चल पा रही हैं और कष्ट का अनुभव कर रही हैं। धन्यवाद।